हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिकास ऑनलाइन क्लासेस। आज से हम लोग हिस्ट्री की थर्ड बुक स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड बुक के अंदर 3 चैप्टर हमारे हैं, चैप्टर 11, चैप्टर 13 और चैप्टर 15। तो ये जो चैप्टर जो हमारा 11 है वो चैप्टर का नाम है रिबेल एंड राज। रिबेल कौन है? यहाँ पे वो हिंदुस्तानी है जिन्होंने 100 साल से लगभग जो ब्रिटिशर्स है उनके अत्याचारों को सहा है, बहुत ज्यादा उनकी जो डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी थी उनको बर्दाश्त किया है। और आपको पता है कोई भी जो रिबेलियन जो स्टार्ट होता है या रिबेल स्टार्ट होता है वो ऐसा नहीं है कि एक दिन के कारण होता है, उसके पीछे बहुत पीछे की बैकग्राउंड होती है, बहुत सारे कॉजेस होते हैं। और यहाँ पे राज क्या, वो फिरंगी राज जो ब्रिटिश राज है उनके अगेंस्ट ये स्टार्ट हुआ था। तो 1857 का जो रिवॉल्ट है भारत के इतिहास में आजादी की पहली लड़ाई है। हालांकि इस लड़ाई में हमको ज्यादा सक्सेस नहीं मिल पाया था। हम उसके पीछे रीजन पढ़ेंगे कि क्यों नहीं सक्सेस मिल पाया, क्यों आखिर ये रिबेल हुआ क्यों। तो उन सारे चैप्टर के जो क्वेश्चंस हमारे दिमाग में वो सारे आंसर आपको यहाँ पे मिलेंगे। साथ ही साथ इस हर चैप्टर के मैंने कहा था आपको 3-3 पार्ट बनाने की कोशिश करूंगी ताकि डिटेल में पढ़ सके, समझ सके। क्योंकि आप लोगों ने देखा हिस्ट्री में जो चैप्टर्स है उनके जो क्वेश्चंस हैं वो 5-5 मार्क्स के भी आ सकते हैं। तो 5 मार्क्स का लिखने के लिए आपको अच्छा खासा कंटेंट की जरूरत है, ताकि आपको नॉलेज होगा तो ही आप अच्छा बेटर लिख सकते हो। तो इस चैप्टर को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आज हम पार्ट 1 कर रहे हैं, सेकंड और थर्ड आपको 1-2 दिन में बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो चलिए पहले इंट्रोड्यूस करते हैं कि आखिर हमारा टॉपिक क्या है। तो ये जो टॉपिक है वो 1857 का रिवॉल्ट है और ये हमारे इंडियन हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक है कि ऐसा टॉपिक है हम 6-7 क्लास से बेसिकली स्टार्ट कर देते हैं 1857 का रिवॉल्ट। और यहाँ पे हम 12th क्लास और आगे जितने भी हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उन सब में भी के लिए भी टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो हमारे जो सिपाही थे उन्होंने बेसिकली जो प्रोटेस्ट कर दिया था कि किसके खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। कह रहा है कि दो इट वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन टाउन ऑफ, कहां से स्टार्ट हुआ था ये जो बेसिकली जो रिवॉल्ट है वो मेरठ से स्टार्ट हुआ था। लेकिन देखते ही देखते और दूसरे म्यूटनीज के अंदर, दूसरे अलग अलग एरियाज के अंदर बहुत तेजी से फैलते चला गया था। कह रहे थे मेजर एग्रेशन वर हैपेंड इन द प्रेजेंट डे, यानी कि जो मेजर जो सेंटर थे जहां जहां पे ज्यादा इसका इंपैक्ट दिखा। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो सक्सेस नहीं हो पाया 1857 का रिवॉल्ट, ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि ये ज्यादा तक एरिया में पूरे इंडिया में फैल ही नहीं पाया। तो कह रहे मेन जो रीजन थे आज की डेट की बात करें तो जो नॉर्दर्न मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, यूपी हो गया, बिहार और दिल्ली, इन्हीं रीजन तक, नॉर्थ इंडिया तक ये फैल रहा। बाकी जगह तक इसका जो इंपैक्ट है वो इतना ज्यादा देखने को नहीं मिला। तो मूवमेंट को मास बनाना होना चाहिए, सभी एरिया सभी जगह के लोग इसमें शामिल होना चाहिए, लेकिन वो सब यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिला। तो हम स्टार्ट करते हैं 1857 का जो रिवॉल्ट है वो कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे जो है देखते ही देखते बहुत सारे लोग उसके अंदर जुड़ गए। तो अब हम स्टार्टिंग करते हैं रिवॉल्ट। आपको दिख रहा होगा नोट्स, आई होप। कह रहे कि रिवॉल्ट 1857 स्टार्टेड विद द म्यूटनी अकर, जो मेरठ के अंदर जो म्यूटनी थे उन्होंने बेसिकली ये प्रोटेस्ट को स्टार्ट किया। आप लोगों ने मूवी देखी होगी मंगल पांडे, जिसको फांसी की सजा भी बाद में दी गई थी। कह रहा है कि उन्होंने जो न्यू राइफल आया था उसको यूज करने से रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। सस्पेक्टेड उनको क्योंकि शक था कि जो न्यू राइफल है उसके अंदर जो पिग और काउ है उनके फैट से मिलकर बना हुआ है। और आपको पता है ये हिंदू मुस्लिम दोनों ही रिलीजियस के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम की बात थी और इसीलिए दोनों ही धर्म के लोगों ने क्या करा, उसको यूज करने से मना कर दिया। कह रहा 10th में, ये डेट याद रखना कि कब से स्टार्ट हुआ था, याद रखना है कि 10th में 1857 द सीपॉय ऑफ जो मेरठ थे, मेरठ कैंटोनमेंट के जो किल्ड थे, लेकिन ना कैंटोनमेंट के जो किल्ड द ब्रिटिश ऑफिसर, सबसे पहले उन्होंने क्या करा, वहां पे जो भी गोरे ऑफिसर ब्रिटिशर्स को वहां पे मारा उन्होंने। और उसके बाद कह रहा है जो भी उनके बेल ऑफ आर्म्स का मतलब है जहां जहां पर शस्त्र रखे हुए थे, गोला बारूद रखे हुए थे, उन सब पे उन्होंने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। वहां पे उन्होंने जो खजाने थे उसको लूट लिया और अटैक गवर्नमेंट बिल्डिंग, जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग थे, जैसे जेल हो गए, कोर्ट हो गए, पोस्ट ऑफिस हो गए, टेलीग्राफ हो गए, ऑफिस बंगलोज हो गए, ट्रेजरी हो गए, इन सब पे उन्होंने क्या कर लिया, एक तरह से कब्जा कर लिया, उस पर अटैक करने लगे। देन दे मार्च टू दिल्ली, और उसके बाद रात भर स्टार्टिंग जो हुई थी वो तो पैदल ही जो ऑफिसर्स थे, म्यूटिनी थी वो स्टार्ट करते, लेकिन धीरे धीरे देखते जो कैवलरी थे यानी घुड़सवार थे वो लोग इसमें शामिल हो गए। और 10 को स्टार्ट हुआ, 11 तारीख को जो भी ये म्यूटिनी थे वो कहाँ पहुंच गए, सीधा दिल्ली गए। दिल्ली क्यों गए? देखिए दिल्ली के अंदर उस टाइम हम आपको पता है मुगलों के आखिरी जो रूलर थे बहादुर शाह जफर सेकंड, क्योंकि उस टाइम पे हालांकि वो नाम मात्र के रूलर थे, ईस्ट इंडिया कंपनी अपना पूरा इंपैक्ट फैला चुकी थी, बट बादशाह तो वही थे। समझ में आया कि नहीं? तो सीधा वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट जब वो अपना एक मूवमेंट स्टार्ट कर चुके थे, उन्होंने एक रिबेल कर दिया था, तो अब उनको क्या था कि किसी ना किसी जो एक टॉप मोस्ट लीडर की जरूरत थी। तो सीधा वो बहादुर शाह जफर सेकंड के पास ये कहते मार्च टू दिल्ली एंड अपील टू द मुगल एम्परर, और वो सीधा मुगल एम्परर यानी कि जो राजा थे उस टाइम पे बहादुर शाह सेकंड, उनके पास गए
और वो रमजान का मंथ था, आपको पता है कि 10th ऑफ मई का डेट दे रखा है, रमजान का महीना था, सुबह सुबह का टाइम था। अभी वो नमाज पढ़ के जो है बहादुर शाह जफर फ्री हुए थे। सहरी मतलब होता है जो होता है ना रोजे में जो सूर्य उदय से पहले जो खाना खाते हैं, वो खाना खा के फ्री हुए थे। इतने में जो बहुत सारे जो सिपाही है, सोल्जर्स है, वो एकदम से वहां पे आ गिरे और वहां पे बहुत ज्यादा शोर शराबा सा होने लगा। तो पूछा गया कि भैया कौन आए, तो पता चला कि वो लोग मेरठ से ब्रिटिश ऑफिसर को मारते हुए यहाँ तक पहुंच चुके हैं। और उनका जो एटिकेट था, देखो जब भी कोई राजमहल में एंटर करता है तो उनका कुछ एटिकेट होता है, कुछ राजा को रिस्पेक्ट, जैसा कि उनको शो करना पड़ता है, ग्रेटिट्यूड, तो वो सब उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया क्योंकि उनको बहुत जल्दी में थे। तो जब उन्होंने कहा बहादुर शाह जफर को कि भैया हम लोग जो है अपना रेबेल स्टार्ट कर चुके, विद्रोह स्टार्ट कर चुके, अब सिर्फ आपका आशीर्वाद लेने आए ताकि इसको लीगलाइज किया जाए, क्योंकि अगर आपकी सहमति होगी, आपके नाम से अगर इसको चलाया जाएगा तो ये देश के हर एक कोने में जाएगा। वहां पे छोटे छोटे जो तालुकदार है, छोटे छोटे जो लैंडलॉर्ड्स है, जो लोकल राजा है, वो सब इसमें जुड़ेंगे और मूवमेंट को काफी सक्सेस बनाया जा सकता है। और अब हमको फिरंगी राज को खत्म करना है। तो बहादुर शाह जफर ने इतने ज्यादा उन्हें एग्रेशन में देखा कि उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो उन्होंने कहा ठीक है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन मैं जो हूँ रूलर केवल नाम मात्र का रहूंगा, क्योंकि उनके पास ना तो उस टाइम पावर थी और उनके पास हाँ कहने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि उनका जो एटिकेट देखकर वो भी बहादुर शाह जफर भी काफी घबरा गए थे कि उनको लगा कि वो ना कर देंगे, तो उनके पास ऐसा कोई ऑप्शन उनको नहीं दिखा। तो लिखा ना कि यहाँ पे कि जब बहादुर शाह एक्सेप्ट द लीडरशिप ऑफ द रिवॉल्ट, तो मजबूरी में ही सही बट उनको एक्सेप्ट करना पड़ा। कह रहा फाइंडिंग नो अदर ऑप्शन, मैंने बताया उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था कि ही एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ द सीपॉइज, उनको सभी का डिमांड मानना पड़ा। द रिवॉल्ट सिक्योर अ किंग ऑफ लेजिटिमेसी, लेजिटिमेसी मतलब उनको एक लीगलाइज मिल गया, एक आशीर्वाद मिल गया, बिकॉज इट कुड बी कैरिड ऑन द नेम ऑफ मुगल एम्परर, यानी कि अब जो है इस आंदोलन को मुगल एम्परर यानी कि बहादुर शाह जफर के नाम पर इसको चलाया जा सकता था। और जैसे ही लिखा ना आफ्टर दैट, इसके बाद स्प्रेड कैंटोनमेंट टू कैंटोनमेंट, यानी कि उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट सिटीज के अंदर, अलग अलग एरियाज के अंदर बहुत तेजी से फैलने लगा। तो यहां पे देखा कि स्टार्ट कैसे हुआ। अब मैंने बताया कि देखो कोई भी जो रिवॉल्ट स्टार्ट होता है वो 2, 4, 5 दिन या 1 महीने में स्टार्ट नहीं होता, उसके पीछे बहुत लंबी स्टोरी होती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि बैकग्राउंड जो है बहुत पहले से तैयार हो चुका होता है, बस एक इमीडिएट घटना की जरूरत होती है और वो मूवमेंट क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। जैसे हमने देखा अरब स्प्रिंग जो हुआ था अभी लेटेस्ट, तो हमने देखा था उसमें भी था, बहुत पीछे की रीजन थे। तो 1857 के जो कॉजेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमने इसको 3 भागों में बांट दिया, पॉलिटिकल कॉज, इकोनॉमिक कॉज और रिलीजियस और मिलिट्री कॉज, ये 4 भागों में हमने इसको डिवाइड किया। तो एक एक करके ब्रीफली हम पढ़ते हैं कि आखिर ये कॉजेस के रीजन कहते हैं। 8th में भी आप लोगों ने इस चीज पढ़ा होगा। तो पहला कह रहा है कि ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, देखिए ब्रिटिश पॉलिसी को जो एक्सपेंड करने की पॉलिसी थी, पहले उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी 1757, मैंने आपको कहा था कि डेट याद रखना है 757, क्योंकि आगे भी हम पढ़ेंगे कि पूरे 100 साल के बाद ये रिवॉल्ट हुआ था 1857, दिख रहा है आपको 100 साल। तो यहां से उन्होंने बेसिकली अपना रूल स्टार्ट किया था बंगाल से, और देखते ही देखते अब जो है वो उनकी एक्सपेंड करने की पॉलिसी स्टार्ट हो गई, हर एक एरिया को वो अक्वायर करने लगे। इसमें उन्होंने बहुत सारे रूल लगा दिया था, मतलब क्या करते थे, उसको वॉर करके उसको एरिया को जीत लेते थे, सब्सिडरी अलायंस लगा दी थी, यानी कि अपने जो है वहां पर उन्होंने आर्मी बिठा दी थी और सारे जो डिसीजंस है वो उनके द्वारा लेने गए थे। उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा दिया था कि अगर कोई राजा है, मान लेते हैं कि अगर उसका कोई अपना बच्चा नहीं है तो अडॉप्टेड चाइल्ड को नहीं माना जाएगा, और उस जो भी एरिया है, जो भी पर्टिकुलर राज्य है, उसको ब्रिटिश सरकार अपने अंदर मिला लेगी। अवध में आपने देखा था वाजिद शाह अली कितने ज्यादा पॉपुलर थे, जबरदस्ती उनको बताया गया कि भैया बिल्कुल भी लोकप्रिय नहीं, कुछ जनता पसंद नहीं करती, और इस तरह से क्या उनको हटा दिया गया था अवध से। तो ये सारी पॉलिसी अपनाकर वो जिस तरह से अपने एरिया को एक्सपैंड कर रहे थे, अपने पावर को बढ़ा रहे थे, तो इससे बाद से बहुत सारे अलग अलग जो राज्य के राजा थे काफी ज्यादा नाराज थे। इसमें देखा मैं झांसी की रानी हो गई, वाजिद अली शाह हो गए, समझ आए, तो बहुत सारे सतारा था, ये सारे जो एरिया के अंदर जो थे ये लोग नाराज थे। दूसरा मैंने डिसरिस्पेक्ट शोन द बहादुर शाह, देखो बहादुर शाह जफर मैंने बताया कि ब्रिटिश सरकार ने उनको बिल्कुल ही शक्तिहीन कर दिया था, उनकी सारी पावर खत्म कर दी, सिर्फ नाम मात्र के वो शासक रह गए थे। तो ये जो ब्रिटिशर्स के आने के बाद जो बहादुर शाह जफर की जो रिस्पेक्ट, पावर को छीन लिया गया, जिसके कारण काफी लोग जो थे इस बात से काफी ज्यादा नाराज थे। तो ये मेन 2 पॉलिटिकल हम कॉजेस पढ़ लेते हैं। दूसरा कह रहा है इकोनॉमिक कॉजेस का क्या मतलब है। इकोनॉमिकली देखा जाए तो मैंने बताया कि ब्रिटिशर्स ने हमको पूरी तरह से गरीब बना दिया था। कभी भारत सोने की चिड़िया कहने वाला जो इकोनॉमी था, आज वो भूखमरी गरीबी जैसे बन गया था। तो रीजन क्या है कि पॉवर्टी एंड फेमाइन, बार बार सूखा पड़ रहा था, जिसके कारण भूख के कारण लोग मर रहे थे, गरीबी थे, अनएम्प्लॉयमेंट थे। और कह रहा है ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी कि जो भी पैसा मतलब इंडिया कमाती थी वो सारा का सारा वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए या जो भी वो वॉर लड़ रहे थे उस वॉर में खर्चे के लिए यूज कर रहे थे। इंडियन हैड टू एक्सेप्ट रेडीमेड ब्रिटिश गुड, हमारे जो हैंडीक्राफ्ट थे जिससे बोलते ना
हैंडमेड गुड्स थे उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया था। जो ब्रिटिश जो बनाता था गुड्स उसको जबरदस्ती फोर्सफुली हमको लेने के लिए मजबूर कर दिया। आपको पता है फोर्सफुली वो इंडिगो हमसे प्लांटेशन करा रहे थे। इंडिया वाज फोर्स्ड टू एक्सपोर्ट कॉटन सिल्क बहुत ही चीप रेट पे इंग्लैंड को। तो इस तरह से जो इकोनॉमिकली हमको पूरी तरह से कमजोर करने की जो कोशिश की थी, जो उन्होंने ब्रिटिश मेड गुड्स जो थे मशीनों से बनी हुई सामान थे उसको इंडिया में जबरदस्ती इंपोर्ट करने लगे, हैंडमेड गुड्स की पूरी डिमांड खत्म कर दी, जिससे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। तो वो सब लोगों में फ्रस्ट्रेशन थी, उनके काम चले गए, वो गरीबी भी जीने के 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं हो रही थी। तो ये सारे रीजन जो है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पूरी तरह से हो रहे थे। नेक्स्ट है रिलीजियस कॉज। देखो धर्म जो है शुरू से हमारे इंडिया के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू माना गया। आज भी कहते हैं ना कि जो धर्म का नशा होता है वो अफीम के भी नशे से बहुत ज्यादा होता है, और धर्म के मामले में जनरली सरकार को पढ़ना नहीं चाहिए। देखिए इसीलिए हम जब आजाद हुए भारत को सेकुलर स्टेट बनाया गया, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उनके धर्म के ऊपर जब अटैक किया तो जो लोग हैं वो हिंदू मुस्लिम दोनों ही उन आपस में मिल गए और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उन्होंने बगावत कर दी। तो पहला दे रखा कि बहुत सारे उन्होंने रिलीजियस कस्टम्स लगा है, उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की, टैक्स रिलीजियस प्लेसेस पे टैक्सेस लगा दे, हमारे बहुत सारे जो सिस्टम थे सती प्रथा उन्होंने खत्म कर दी। हालांकि ये सब चीजें अच्छी थी, इसको हम कभी भी प्रमोट नहीं करे, बट हिंदुओं को ये लगा कि वो हमारे धर्म के साथ हमारे जो कस्टम्स है, जिसको हम एक कल्चर मानते हैं, जिसको हम रिस्पेक्ट देते हैं, वो सभी चीजों को क्या कर रहे हैं, वो खत्म कर रहे हैं। और जिसके कारण, और उसके बाद हम इमीडिएट कॉजेस में पढ़ेंगे कि किस तरह से राइफल पे जो फैट और जो भी पिग और काउ के जो राइफल के ऊपर जो फैट लगाए जा रहे थे, जिसके कारण तो भैया बहुत ज्यादा बुरा दोनों ही कम्युनिटी के लोग भड़क गए थे। नेक्स्ट है मिलिट्री कॉजेस। मिलिट्री कॉजेस के अंदर है कि हमारे जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको साथ इल ट्रीटमेंट होता था, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, उनको हमेशा लोअर कैटेगरी की सैलरी दी जाती थी, लोअर पोस्ट में रखा जाता, चाहे वो कितने टैलेंटेड हो, इंटेलिजेंट हो, उनको प्रमोशन नहीं मिलती थी, उनकी हॉलीडेज नहीं मिलती थी, उनको फैसिलिटी नहीं मिलती थी जिस तरह से उनके जो ब्रिटिश ऑफिसर्स को मिलती थी। कोई प्रमोशन नहीं, कोई हॉलीडेज नहीं, कोई सैलरी अच्छी नहीं, कोई उनके अच्छा बर्ताव नहीं। वहां पे जो उनके साथ जो ब्रिटिश सोल्जर्स होते थे, जो इंडियन सोल्जर्स थे, उनके साथ बड़ी मतलब डिस्क्रिमिनेशन की जो पॉलिसी थी, जिसके कारण वो सब क्या हो गए थे, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। तो ये सब चीजें तो चल ही रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि एक बस पूरी तरह से माहौल तैयार हो पर एक चिंगारी की जरूरत होती है। तो चिंगारी जो लगाए वो इसलिए लगाया कि नया राइफल आया था जिसमें तो कार्ट्रिज था, वो किससे बने हुए थे, पिगर काउ के फैट से, जिसके कारण हिंदू मुस्लिम दोनों के जो धर्म के ऊपर उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। और उन्होंने कहा बस अब बहुत हो गया, कि किसी को इतना भी मत कर। आपने मूवी का डायलॉग सुना होगा ना, प्रियंका चोपड़ा है जिसमें कि किसी को इतना ही मत डराओ कि भैया उसका डर ही खत्म हो जाए। तो अब वही हाल यहाँ के सोल्जर्स का भी हुआ था, उनको इतना सताया गया, इतना डराया गया, इतना उनके साथ मिसबिहेव किया गया कि अब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि या तो करो या मरो की स्टेटस थी, अब वो और ज्यादा अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये सारे जो बेसिकली रीजन थे जिसके कारण 1857 का रिवॉल्ट हुआ था। कहां से हुआ था देखा, मेरठ से 10 मई को स्टार्ट हुआ था। फिर वो बहादुर शाह जफर के पास गए, उनसे लेजिटिमेशन ली, आशीर्वाद लिया और इसको लीगलाइज कर दिया। और तब जो है ये जो मूवमेंट है काफी तेजी से फैलने लगा। अब भैया रिवॉल्ट तो स्टार्ट हो गया, लेकिन अब सेकंड टॉपिक आपको एक बुक में दे रखा है कि पैटर्न्स ऑफ रिवॉल्ट। क्या रिवॉल्ट के पैटर्न क्या थे, कैसे रिवॉल्ट करते थे, रिवॉल्ट स्टार्ट करते थे तो कैसे आपस में कोऑर्डिनेट करते थे, तालमेल करते थे, पैटर्न क्या था करने का। तो वही आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो कह रहा है कि द सीपॉय बिगिन देयर एक्शन विद अ सिग्नल। अब वो अपना जो भी एक्शन स्टार्ट करेंगे तो पहले वो एक सिग्नल देते थे। सिग्नल कैसे होता है, या तो फायरिंग ऑफ गन करेंगे, गन को हवा में फायर कर देते हैं, या साउंडिंग ऑफ बिगुल, बिगुल बजा के जितने भी लोग थे वो उनको बता देते भैया अब आपको अपना काम स्टार्ट कर देना है। कह रहे थे सीज द बेल ऑफ आर्म्स। मैंने बताया बेल ऑफ आर्म्स का मतलब जहां पे अस्त्र शस्त्र रखे थे, गोला बारूद रखा था, सबसे पहले तो उन्होंने उसको टारगेट किया। उसके बाद जो सरकारी खजाने थे उनको लूटा, क्योंकि रिवॉल्ट करने के लिए, विद्रोह करने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत हुई। उसके बाद जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थे, मैंने बताया था जेल हो गए, कोर्ट हो गए, पोस्ट ऑफिस हो गए, बंगले हो गए, उन सबको टारगेट किया गया। प्रोक्लेमेशन वर्ड पुट टू बी सिटीज कॉल अपॉन द ऑल पीपल। और सभी को बोला गया कि भैया यही एक वक्त है, सब आपस में यूनाइट हो जाओ, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, सब मिलो और ब्रिटिश फिरंगियों को यहाँ से मार के भगाओ, और तब अपना जो पुराना हमारा राज्य है वही से हम फिर से रूल करना स्टार्ट करेंगे। व्हेन ऑर्डिनरी पीपल ज्वाइन इन टाउन, जैसे लोगों को पता चला कि बहादुर शाह जफर ने इसको लीगलाइज कर दिया, उसके बाद जो है लोग इसमें काफी तेजी से जुड़ते गए। व्हेन ऑर्डिनरी पीपल ज्वाइन इन टाउन्स, मनी लैंडर्स एंड रिच आल्सो बिकम द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिबल एंगर। अब हुआ क्या कि जो लोग बेसिकली ब्रिटिश सरकार को सपोर्ट करते थे, जो जमींदार थे, लैंडलॉर्ड्स थे, अमीर लोग थे, जिन्हें को लगता था कि भैया ये लोग जो है ब्रिटिशर्स के एक तरह से गुलाम हो चुके, उन सबको भी टारगेट किया गया। ना केवल ब्रिटिशर्स को बल्कि ब्रिटिश को सपोर्ट करने वाले जो इंडियंस थे उनको भी टारगेट किया गया। उनके घरों में भी आग लगा दी गई, उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स थे उनको फाड़ दिया गया। इस तरह से उनको भी टारगेट बनाया गया। तो लिखा हुआ है ना कि देयर हाउसेज वर लूटेड एंड डिस्ट्रॉयड, घर को लूटा गया, डिस्ट्रॉय
किया गया। क्या म्यूटनी इन द सीपॉय रैंक नाउ टर्न टू द रिबेलियन, और अब जो है ये जो हर जगह म्यूटनी में रिबेलियन क्या हो गया था, स्टार्ट हो गया था। क्या द रिबेल डिफाइड ऑल काइंड्स ऑफ अथॉरिटी हायरार्की। अब जितने भी वहां पे जो म्यूटनी थे सभी ने क्या करा, जो ब्रिटिश की अथॉरिटी सबको उन्होंने मना कर दिया और सभी जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए थे। ठीक है, तो ये पैटर्न्स ऑफ रिवॉल्ट हमने पढ़ लिया। अब है कम्युनिकेशन बिटवीन द सीपॉय। अब आपस में ये लोग तालमेल कैसे करते थे, मान लो कोई आगरा के अंदर है, कोई दिल्ली के अंदर है, कोई यूपी के अंदर है, कोई मेरठ के अंदर है, तो ये आपस में कम्युनिकेट कैसे करते थे, किस तरह से इनके जो डिसीजंस है एक जैसे लिए जाते थे, क्योंकि जो पैटर्न्स थे वो सिमिलर थे रिवॉल्ट का, और जो भी डिसीजंस होते थे वो कॉमनली लेते थे, तो कहीं ना कहीं से तो कोऑर्डिनेशन तो करते होंगे ना। आजकल के टाइम सोशल मीडिया तो है नहीं, चलो जी एक फोन किया और सभी को मैसेज फॉरवर्ड हो गए। तो उस टाइम पे ये लोग किस तरह से आपस में बातचीत करते थे, डिसीजंस लेते थे, कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, तो अब हम उसके बारे में जानेंगे। कह रहा है सबसे पहला दे रखा है कि सिमिलर पैटर्न ऑफ रिवॉल्ट, यानी कि डिफरेंट कैंटोनमेंट शो देयर वाज अ कम्युनिकेशन बिटवीन द सीपॉयज लाइन ऑफ द वेरियस कैंटोनमेंट। एक कैंटोनमेंट से दूसरे कैंटोनमेंट उन्होंने एक उस तरह से एक ऐसा टेक्निक बनाई होगी ताकि आपस में लोग कम्युनिकेट कर सके, बातचीत कर सके, एक दूसरे को मैसेज दे सके कि हमको आगे स्टेप में क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल हमें बता रखे कि 7th अवध जो थे इरेगुलर कैवलरी हैड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट न्यू कार्ट्रिज। 7th है ना अवध इरेगुलर, उन्होंने मना कर दिया कि न्यू कार्ट्रिज को हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि इस राइफल के अंदर काउ के और पिग के फैट है। और ये मैटर जो है 48th नेटिव इन्फेंट्री को भेजा गया कि भैया हम आपके डिसीजन का वेट कर रहे हैं कि अब आप इस पे क्या एक्शन लेने वाले हो। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि ये लोग कोई भी काम करने से पहले आपस में लोगों से कम्युनिकेट कर लेते थे। यहाँ पे लिखा ना 7th अवध इरेगुलर कैवलरी ने जब मना कर दिया तो ये इन्फॉर्मेशन कहां तक पहुंची, 48th नेटिव इन्फेंट्री तक। वो कहा हमने तो मना कर दिया, अब आपका इस पे क्या रिएक्शन है, अब हम आपके डिसीजन का वेट कर रहे हैं। तो इससे एग्जाम्पल से पता चलता है कि ये लोग कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड थे, जुड़े हुए थे। अब यहाँ पे दे रखा है कि सीपॉय मूव फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर, पीपल टॉक्ड अबाउट रिबेलियन, यानी कि हर कोई इन्हीं के बारे में बातचीत कर रहा है, इनके बारे में जुड़ता जा रहा है, इनसे आगे मोटिवेशन ले रहा है। और अब उन्होंने लोगों ने पूरी तरह से ऐसा लग रहा था कि जो ब्रिटिशर्स है उनका टाइम खत्म हो चुका है। और एक जो अंग्रेज है उन्होंने कहा भी था जो पूरा ब्रिटिश का जो किला था वो ताश के पत्तों की तरह पूरी तरह से बिखर गया, क्योंकि अभी जो ब्रिटिशर की हालत इतनी बुरी हो गई थी कि वो केवल अपनी जान अपने घर बचाने में ही लगे हुए थे, इनको कंट्रोल करने का तो कोई सवाल ही नहीं था। लेकिन कुछ ऐसे रीजन देखेंगे कि जिसके कारण मूवमेंट आखिर क्यों दब गया, क्यों सक्सेस नहीं हो पाया। नेक्स्ट है कि वॉज द रिवॉल्ट प्लान एंड कोऑर्डिनेटेड। जैसे आपके एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है उसी स्टेप से मैंने बनाया ताकि जब आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ो तो आपको सारी चीजें एकदम लाइन टू लाइन समझ में आ जाए। तो अब क्वेश्चन क्या है कि क्या जो ये रिवॉल्ट थे वो क्या प्लान और कोऑर्डिनेटेड थे। देखो इसका आंसर तो किसी को भी नहीं पता, क्योंकि उस टाइम पे क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट हमें मिले हैं सारे ब्रिटिशर्स के द्वारा लिखे गए मिले, और ब्रिटिशर्स कभी भी इंडियंस के बारे में तो इतने ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं देंगे ना, बात समझ में है कि नहीं है। तो वही कह रहा है कि अब ये कह रहा है इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड आंसर सच क्वेश्चन। भैया बहुत मुश्किल है इस बात का जवाब देना कि क्या सच में वो लोग आपस में कोऑर्डिनेट करते थे, कैसे मिलते थे, कैसे प्लान करते थे। बट हाँ एक हिंट से हमें पता चल रहा है कि शायद लगता था कि ये लोग ऑर्गेनाइज थे, कैसे वो तुम्हें जानना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल कह रहा है कि व्हेन अवध मिलिट्री पुलिस रिफ्यूज टू किल कैप्टन हियर से, ये जितने भी ब्रिटिशर्स थे आपने देखा ना ब्रिटिशर गोरे ऑफिसर को बेसिकली यहाँ पे यूज किया गया कि उनको मारकर वो लोग उन्होंने रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया। उसके बाद ये अवध के मिलिट्री फोर्स को बोला, क्योंकि अवध के जो मिलिट्री फोर्स के अंदर जो कैप्टन हियर से थे वो उनके जो सुरक्षा की जिम्मेवारी उनके ऊपर थी, तो उनको जो है 41 जो मिलिट्री थे उनको उन्होंने बोला कि भैया जो हियर से है आप उनको या तो जान से मार दो या उनको गिरफ्तार करके हमको दे दो। लेकिन अवध मिलिट्री पुलिस ने बिल्कुल मना कर दिया कि ना तो हम क्या करेंगे उसको गिरफ्तार करेंगे ना ही हम इसको मारेंगे। तो कह रहा है देन ही डिसाइडेड द मैटर वुड बी सेटल्ड बाय द पंचायत। अब ये मैटर जो है पंचायत जो है वो सेटल करेगी। कंपोज ऑफ इंडियन ऑफिसर सिलेक्टेड फ्रॉम ईच रेजिमेंट, जितने भी रेजिमेंट है उसमें से जो हर एक रेजिमेंट के चीफ ऑफिसर्स होंगे वो सारे एक तरह से मीटिंग करते थे, पंचायत बनाते थे, और फिर जो भी उस सभी के द्वारा जो डिसीजन लेता था वही डिसीजन सभी को मानना पड़ता था। तो कैप्टन हियर से के लिए भी उन्होंने ऐसे डिसीजन लिए, क्योंकि उनका मानना था कि हमने जितने ब्रिटिश ऑफिसर को मार दिया, तो अब जो कैप्टन हियर से है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अवध मिलिट्री पुलिस पे थी उनकी टेक केयर करने की, उनकी जान की रक्षा करने की, उन्होंने कहा अब भी इनको मार दो, क्योंकि ब्रिटिशर्स भैया हमारे खिलाफ ही खड़े होंगे और इनको पे दया रहम करने की हमको जरूरत नहीं है। लेकिन अवध जो मिलिट्री पुलिस थे उन्होंने इसको पूरी तरह से मना कर दिया था। अब कह रहा है कि जो चार्ल्स मिल्टन बॉल्स वो रोट अबाउट द रिवॉल्ट पॉइंटेड आउट दैट पंचायत वर असेंबल्ड ड्यूरिंग द नाइट इन द कानपुर सीपॉय लाइन। तो बताया कि जो पंचायत है कानपुर लाइन पर मिलते थे, बातचीत करते थे और फिर जो डिसीजन लेते थे वो कलेक्टिवली लेते थे, और वही डिसीजन हर किसी को फॉलो करना पड़ता था। समझ में आया कि नहीं?
कह रहे थे सीपॉय लिव इन अ लाइन लिव्ड इन लाइन्स एंड शेयर अ कॉमन लाइफ स्टाइल। तो इन सभी का लाइफ स्टाइल एक जैसी थी। उन बहुत सारे जो थे वो आपस में एक जैसे कास्ट के थे, एक ही जगह से आए थे, तो आपस में उनको जो है मतलब कोऑर्डिनेट करना, तालमेल बिठाए रखना, इतना इज नॉट डिफिकल्ट टू से दैट दे वर प्लान द रिवॉल्ट। तो ये कहना मुश्किल नहीं है कि वो लोग बेसिकली प्लान करते थे रिवॉल्ट को और कलेक्टिवली डिसीजन लेते थे। जो कलेक्टिवली डिसीजन होता था उसी को सभी लोग को फॉलो करना होता था। समझ में आए? तो ये सारे इंफॉर्मेशन जो है कुछ इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ऐसा अंदाजा लगाएगा, बट एक्चुअल में क्या होता था क्या नहीं होता था ऐसे डॉक्यूमेंट कभी भी किसी को नहीं मिले। कुछ हिंट से ही ये सब अंदाजा लगाया गया। अब है कि देखो रिवॉल्ट तो स्टार्ट हो गया, पैटर्न स्टार्ट हो गए, जो धीरे धीरे जो एक कंटेनमेंट से दूसरे कंटेनमेंट में बातें फैलने लगी। लेकिन हर एक रिवॉल्ट के लिए एक लीडरशिप की जरूरत होती है। देखिए सेंट्रल लेवल पे तो उन्होंने बहादुर शाह जफर को तो सेलेक्ट कर लिया कि आप हमारे राजा हैं और आप के नाम पे ही ये रिवॉल्ट चलाया जाएगा। जैसे ही बहादुर शाह जफर आए तो देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग एरिया में नए नए जो लीडर्स थे वो उठ के खड़े हुए। कुछ तो जबरदस्ती जनता के प्रेशर में हुए और कुछ जो से ब्रिटिशर सच में बहुत नाराज थे, उनके साथ जो अत्याचार हुआ था अपने लोगों के साथ, उनके खिलाफ उन्होंने अपनी कमांड संभाल ली। तो कह रहा है कि द रिबेलियन नीडेड लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। देखो जो सिपाही थे उन्होंने रिवॉल्ट तो कर दिया लेकिन उनको प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं करना आता था। कैसे सिस्टमेटिकली क्या करना है, कैसे स्टेप्स करना है, उसके लिए फंडिंग की जरूरत थी, पैसों की जरूरत थी। तो अब इनको एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो पूरी तरह से उसको ऑर्गेनाइज कर सके, जिन्होंने पहले युद्ध लड़े हुए। तो इसीलिए अब उनको जरूरत थी अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड लेजिटिमेट देयर रिबेल्ड। That's why the soldier of Meerut appealed to the old Mughal emperor to accept the leadership of revolt। तो हम स्वर कर चुके हैं, स्टार्टिंग में चैप्टर बता चुके हैं। At first पहले तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिए डिमांड, बट सिपाही लेकिन डिफाइड द मुगल कोड एटिकेट। जब वो रेड फोर्ट में जो जिस तरह से वो अंदर गए बिना किसी तरह के कोई रिस्पेक्ट दिखाए, उसके बाद मुगल बादशाह भी काफी ज्यादा डर गए और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उनका ठीक है मैं नॉमिनल नाम मात्र का जो है नेता बनने के लिए तैयार हूं। तो अब यहाँ पे देखेंगे किस तरह से अलग अलग एरियाज में अलग अलग कमांड जो है अलग अलग लोगों ने संभाली। कानपुर में जो कह रहा नाना साहिब जो सक्सेसर थे बाजी पेशवा बाजीराव सेकंड के, वो इस रिवॉल्ट के लीडर बने। झांसी में सभी को पता है रानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थे, आप लोगों ने कितना पढ़ा उनके बारे में। उनके साथ भी आपको पता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी अपनाकर उनसे झांसी जबरदस्ती छीनने की कोशिश की गई थी। बिहार के जो आरा डिस्ट्रिक्ट में कुंवर सिंह जो लोकल जमींदार थे वो लोगों के प्रेशर में आकर उनको कमांड वहां पे संभालनी पड़ी। लखनऊ के अंदर देखा ना वाजी अली शाह जो थे उन्होंने स्ट्रगल उनके बेटे ने स्टार्ट कर दिया। कह रहा व्हेन द रिबेल स्प्रेड फ्रॉम दी सिटी मैनी लोकल लीडर आल्सो इमर्ज। तो ऐसा नहीं था केवल राजा जो थे वही इसकी लीडरशिप संभाला, अलग अलग एरिया के अंदर जो किसान थे, जमींदार थे, ट्राइबल्स थे, उन सभी ने भी क्या करा इस रेबेल को ज्वाइन किया और कह रहे सो द म्यूटनी चेंज इनटू पॉपुलर रिबेल। और इसीलिए जो रिवॉल्ट था काफी ज्यादा तेजी से फैलता चला गया। अब यहाँ पे शामल दे रखा है। शामल जो थे क्या ऑर्गेनाइज द विलेज ऑफ परगना बरोत इन यूपी। यूपी में जो बरोत एक जगह है वहां पे उन्होंने कमांड संभाली। और वहां के हुआ क्या कि जितने भी जमींदार थे वहां के ब्रिटिश सरकार ने इतना ज्यादा उस पर टैक्स लगा दिया था। टैक्स की जो लेने की जो पॉलिसी थी उनकी इतनी ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन थी कि बहुत सारे जमींदार अपनी ओनरशिप खो चुके थे और बाहरी लोग जो आते यहाँ पे उन्होंने जमीन खरीद ली थी। तो इसी लैंड ब्रिटिश सरकार के इस पॉलिसी से वो लोग काफी नाराज थे। जो काश्तकार थे जिनके पास लैंडलेस लेबर थे उन सभी ने इनके खिलाफ ब्रिटिशर के खिलाफ इकट्ठे हो गए और शामल ने उन सभी को क्या क्या इकट्ठा किया, रात में जाके उनको मतलब समझाते थे, उनको अपने साथ मिलाया और इस तरह से वहां पर पूरा उन्होंने मतलब विद्रोह का माहौल तैयार कर दिया। इसी तरह से गन्नू कहते हैं ट्राइबल कल्टीवेटर था वहां पे छोटा नागपुर में, वहां पे भी उसने जो कोल ट्राइबल्स थे उस एरिया में रहने वाले लोग, वहां पे भी उसने एक तरह से पूरा इकट्ठा किया लोगों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ और वहां पे भी जो रिवॉल्ट है काफी ज्यादा सक्सेसफुल देखने को मिला। उसके बाद कह रहा मौलवी जो थे ना अहमद शाह बिकम अ पॉपुलर लीडर ऑफ रेबल फ्रॉम द फैजाबाद यूपी। देखिए ये जो बेसिकली मौलवी थे ये इनको माना जाता था, बहुत सारे मुस्लिम लोगों ने इनको पैगंबर का दर्जा दे दिया था, मानते थे इनके बहुत ज्यादा पावरफुल है, शक्तिशाली है। तो ब्रिटिश सरकार ने जब इनको भाषण देने के लिए वो अपने यहाँ पे जा रहे थे उनको पकड़कर जेल में डाल दिया था फैजाबाद के। और जब ये निकले तो इनको जो नेटिव के जो 41 नेटिव के जो लिटरेट थे इन्होंने उसको अपना नेता बना लिया और जिसके कारण ये जो मुस्लिम लोगों के बीच में ये काफी ज्यादा पॉपुलर थे। मैंने बताया नहीं पैगंबर का दर्जा इनको दिया गया। तो इनके लोगों को इन्होंने इकट्ठा किया, लोगों में देशभक्ति की भावना डाली और बताया गया कि भैया ये हिंदू मुस्लिम का टाइम नहीं है, ये अभी सभी को मिलकर क्या करना है, आपको ब्रिटिशर्स को मारकर भगाने का टाइम है। तो इस तरह से जो है देखा गया कि हर एक जाति के लोग, हर एक कम्युनिटी के लोग, हर एक रिलीजन्स के लोग मतलब आपस में जुड़ रहे थे। बट जुड़ने के आपने ये भी देखा कि ज्यादातर जो यूपी बिहार
दिल्ली इन्हीं के अंदर ज्यादातर, आपने कोई साउथ इंडिया के अंदर या अपने दूसरे एरियाज में जो है रिवॉल्ट का इम्पैक्ट नहीं देखा। तो अभी देखा जितने भी कानपुर वो भी यूपी हो गया, झांसी यूपी हो गया, आरा बिहार हो गया, लखनऊ भी फिर आपका यूपी हो गया, दिल्ली हो गया। तो यही सब एरियाज में है जो है रिवॉल्ट फैला, पूरे ऑल ओवर इंडिया तक नहीं फैल पाया। ये भी एक जो है प्रॉपर जो है रीजन है कि इस रिवॉल्ट को सक्सेस ना होने का। दूसरा, जिस दिन डेट तय की गई थी कि भाई इस डेट को हम लोग जो है रिवॉल्ट स्टार्ट करेंगे, बट अपने तय डेट से, फिक्स डेट से पहले ही स्टार्ट हो गया, तो जो प्लानिंग है वो ठीक से नहीं हो पाई सडनली। तो आगे हम पढ़ेंगे, बहुत सारे रीजंस पढ़ेंगे, बट अभी बेसिकली मैं आपको बता रही हूँ रीजन क्या है सक्सेस ना होने का। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि किस तरह से अलग अलग एरियाज में कुछ नेताओं ने, कुछ लैंडलॉर्ड ने, कुछ ट्राइबल लोगों ने, इसमें जो मौलवी थे, धर्मगुरु थे, उन लोगों का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि उनको लगता था कि यही एक ऐसा वक्त है कि सब इकट्ठे होंगे तो ही हम फिरंगी, राज फिरंगी बेसिकली जो भी ब्रिटिशर्स होते थे, बाहर से आए हुए लोगों के लिए जो यूज किया जाता था उनको बेसिकली अपमान करने के लिए, ठीक है, ये कोई रिस्पेक्ट देने के लिए यूज नहीं होता था। तो ये समझ में आ गया। अब है कि रूमर्स एंड प्रोफेसीज, इसका मतलब होता है अफवाहें और भविष्यवाणियां। देखिए, बहुत जो अफवाह एक ऐसी चीज है, आज के टाइम में सोशल मीडिया है तब भी देखते हो कि एक छोटा सा रूमर फैलता है, उसके बाद भैया जिसके ऊपर भी फैला है वो बेचारा दलील देते देते रहता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते रहता है, लेकिन जो रूमर्स थे, जो अफवाह थे, उसको तो 90% लोगों ने सच मान लिया। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कितनी बार सफाई दी गई, लेकिन वो जो सफाई है वो 20% लोगों ने ही माना, बाकी आज भी 60-70% उसी अफवाह को ही सच मानकर जी रहे हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे अफवाह हुई, अब वो सच थी झूठ थी किसी को नहीं पता, लेकिन जब अफवाह फैली तो जंगल की आग की तरह बहुत बुरी तरह से फैलती चली गई। तो कुछ रूमर्स थे, कुछ प्रोफेसीज थे, वो सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट थे। समझ में? तो कह रहा है कि रूमर्स एंड प्रोफेसीज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन इन्वॉल्व द पीपल इन रिबेल, कि रिबेल के अंदर जो लोग आपस में जुड़ रहे थे, कुछ सारे ऐसे बहुत सारे जो भविष्यवाणियां थी, बहुत सारे ऐसे अफवाहें थे जिसको सच मानकर लोग भड़क गए थे। तो पहले देवर मैनी रूमर एंड प्रोफेसीज स्प्रेड ओवर द नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग, देखो नॉर्थ इंडिया, क्योंकि सारा मूवमेंट जो है नॉर्थ इंडिया के अंदर ही चला था। कह रहे देवर रूमर्स दैट, अब पढ़ेंगे एक एक करके क्या रूमर्स था। पहला कि जो न्यू कार्टिलेज फिल्ड विद द फैट ऑफ काउ एंड पिग्स, मैंने बताया था जो इमीडिएट कॉज था इसका सबसे बड़ा रीजन वही था कि जो न्यू कार्टिलेज जो आया गया था उसको मुंह से खींचना पड़ता था आपको बढ़ने के लिए, उसमें किसके फैट थे, काउ के और पिग के। काउ जो है हिंदुओं के धर्म को आघात पहुंचा रहा था और जो पिग है मुस्लिम के थे, दोनों ही जो लोग है कम्युनिटी के लोग इससे भड़क गए थे। कह रहे विच वुड पॉल्यूट देयर रिलीजन ऑफ हिंदू मुस्लिम, जो हिंदू मुसलमान दोनों के धर्म को नुकसान पहुंचा रहे थे। दूसरा कह रहा है कि दूसरा रूमर ये था कि ब्रिटिश ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय द रिलीजन इंडियंस बाय मिक्सिंग द बोन डस्ट ऑफ काउ एंड पिग्स। एक ये भी अफवाह फैल गई थी कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, जो काउ और पिग के जो बोन्स होते हैं उसका पाउडर बना के वो आटा में मिला रहे हैं, जिसके कारण लोगों ने आटे को छूने से क्या कर दिया, मना कर दिया, खाने की तो बात ही छोड़ो। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने बहुत सफाई दी, बहुत ज्यादा लोगों को समझाने की कोशिश की कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने क्या बोला, अफवाह ज्यादा तेजी से फैलती है, सच को दबा देती है। तीसरा कह रहा है कि इसमें कि इट वाज सेड दैट द चपाती वर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, आपने देखा जब बुक में पढ़ा होगा कि जो चपाती से गांव फ्रॉम विलेज टू विलेज नॉर्थ इंडिया में सिंबलाइज कि भैया लोग जो रेबल है वो क्या कर रहे हैं, बेसिकली ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट प्रिपरेशन कर रहे, तैयारी कर रहे, उस चपाती के बेसिस पे वो एक तरह से अपने मैसेज को कम्युनिकेट कर रहे थे, लोगों तक पहुंचा रहे थे अलग अलग विलेज टू विलेज। नेक्स्ट कह रहा है कि द प्रोफेसी अबाउट द ब्रिटिश रूल वाज स्प्रेड इट कम टू एंड सेंचुरी ऑफ बैटल ऑफ प्लासी आल्सो रेनफोर्स द कॉल ऑफ रिवॉल्ट अगेंस्ट द मास्टर्स। और एक बहुत बड़ी अफवाह ये भी फैली थी कि भैया ब्रिटिश का शासन खत्म होने वाला, ये भविष्यवाणी है कि 100 साल के बाद जो है फिर से हमारा राज्य स्टार्ट हो जाएगा, ब्रिटिश का टाइम खत्म हो जाएगा। और 1757 मैंने कहा था बैटल ऑफ प्लासी से उन लोगों ने यहाँ पर बेसिकली कब्जा किया था, रूल करना स्टार्ट किया था, बिल्कुल 100 साल एकदम कंप्लीट हो गए थे, तो लोगों को पूरा यकीन होने लगा कि हाँ ये भविष्यवाणी बिल्कुल सही हो सकती है कि 100 साल एग्जैक्ट 100 साल के बाद ये रिवॉल्ट हुआ है, तो यानी कि अब हमारे को फिर से हमारा राज्य वापस मिल जाएगा और लोग इसके साथ जुड़ते चले गए। नेक्स्ट कह रहा है कि दो ऑल द रूमर्स वर स्प्रेड वेरी फास्ट, ये जो रूमर्स थे बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, वेरी फास्ट वेदर दे आर, अब ये सच है झूठ है ये किसी को नहीं पता, बट बहुत तेजी से फैलेगा। ब्रिटिशर्स ट्राई टू, कोशिश कर रहे थे उनको कभी समझाने की, बट सभी उनकी कोशिश क्या होगी, बेकार हो गई। पीपल स्टार्टेड टू बिलीव इन दीज रूमर्स, क्यों पीपल अब जो है लोग इन रूमर्स पे क्यों विश्वास कर रहे थे, बिकॉज दे हैव फियर इन देयर माइंड एंड टुवर्ड्स द चेंज अकर्ड बाय ब्रिटिशर एज द रूमर्स वर एसोसिएटेड विद द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर व्हिच स्टार्टेड इन 1820s। अब देखिए कोई भी जो अफवाह होता है उस पर लोग भरोसा क्यों करते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है। सबसे पहला डर, अगर आपके मन में पहले से उस चीज को लेके एक डर बन चुका है, एक पहले से आपका माहौल तैयार हो, तो सिर्फ आपको छोटी सी हवा मिलने पर भी आप उसको पूरा का पूरा सच मान लेते हो।
तो लोगों ने क्यों इसको अफवाह को सच मान लिया? क्योंकि ब्रिटिशर्स की 1820s में कुछ ऐसी पॉलिसीज आई जिसको देखकर लग रहा था हमारे इंडियंस को, हिंदू मुस्लिम को, कि ब्रिटिशर्स जो है हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे जो सभ्यता संस्कृति है उसको खत्म करना चाहते हैं। तो उन सभी चीजें उनके दिमाग में ऑलरेडी पहले थी कि ये ब्रिटिशर्स पहले भी तो ऐसा कर चुके हैं, तो अब ये पूरी तरह से प्लानिंग करें और हमको क्या करें, हमारे रिलीजियस को, धर्म को खत्म करने की कोशिश करें। तो अब देखते हैं कि 1820s में उन्होंने क्या क्या ऐसे चेंजेस किए थे जिसके कारण लोगों के दिल में एक शक, डर पहले से ही मौजूद था। तो यहाँ पे सबसे पहले देखा इंट्रोडक्शन वेस्टर्न एजुकेशन। देखो उन्होंने जो वेस्टर्न एजुकेशन था, ब्रिटिश की एजुकेशन सिस्टम थी, उस तरह से लोगों को ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दी। हमारे जो कल्चर एजुकेशन थे, हमारे एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से उन्होंने हटा दिया था। कॉलेजेस, स्कूल या यूनिवर्सिटी लार्ज स्केल क्रिएटेड डाउट अमंग, दे डिस्ट्रॉय द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। यानी कि उन सभी को शक था, इन सबको पता चल गया था कि हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम खत्म करके ये ब्रिटिशर्स अपना जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम हम लोगों को जबरदस्ती थोपना चाहते हैं, यानी हमारे सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं। दूसरा कह रहा है कि लॉर्ड विलियम्स बेंटिक रिफॉर्म पॉलिसी फियर्ड पीपल बैन ऑन सती सिस्टम। आपको पता है हमारे इंडिया में बहुत ही ज्यादा, इसको सोशल एविल्स कह सकते हैं, ये तो खैर ब्रिटिशर्स ने बहुत अच्छा काम किया। 1829 में बेसिकली जो भी सती हमको पता है कि होता है क्या, जब भी किसी औरत के हस्बैंड मर जाते थे तो उसके चिता के साथ उसको जबरदस्ती फोर्सफुली उसको भी जला दिया जाता था, समझ, और ये बहुत ही गलत था। तो ये तो खैर ब्रिटिशर्स की अच्छी रिफॉर्म्स थी, लेकिन इंडियन ने इसको ऐसा देखा कि हमारे जो कल्चर है, सभ्यता, उसको वो खिलवाड़ करे। उसके बाद उन्होंने जितने विडोज होती है, जो जिनके हस्बैंड मर जाते हैं, उनको पहले क्या होता था, उनको दोबारा से वो शादी करने की परमिशन नहीं मिलती थी, लेकिन उन्होंने विडो रीमैरिज को भी परमिशन दे दिया था। तो कुछ चीजें अच्छी थी, बट जो इंडियंस है उसको नेगेटिव वे में देख रहे थे कि हमारे कल्चर के साथ वो खिलवाड़ करने के लिए ये सारी चीजों को चेंज कर रही हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि द एनेक्स ऑफ मैनी इंडियन किंगडम, जैसे बहुत सारे जो इंडियन किंगडम थे, राज्य थे, जिसमें झांसी हो गया, सतारा हो गया, नागपुर हो गया, उन्होंने वहां पे कोई ना कोई पॉलिसी अपनाकर डॉक्ट्रिन ऑफ पॉलिसी लॉर्ड डलहौजी, और इस तरह से उन्होंने क्या करा, अपना रूल करना वहां पे स्टार्ट कर लिया। समझ आए उनके जो इंटेंशंस थे वो सही नहीं थे, वो ज्यादा से ज्यादा एरिया कैप्चर करना चाहते थे। तो यहाँ से लोगों को समझ में आ रहा था ब्रिटिश अपने पावर को एक्सपेंड करना चाहता है, हमारे एजुकेशन सिस्टम को नुकसान पहुंचा रहा है, हमारी कल्चर जो कस्टम्स है उनको खत्म करने की कोशिश कर रहा है। एंड पीपल स्टार्टेड टू थिंक दैट ऑल थिंग्स व्हिच वर दे रिस्पेक्टेड और केयर, जिन जिन चीजों को भारत के लोग रिस्पेक्ट करते हैं, केयर करते हैं, वो सभी चीज ब्रिटिशर्स क्या कर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं एंड उनको रिप्लेस करे बाय मोर लेकिन इम्पर्सनल एलियन ऑपरेटिव सिस्टम, यानी कि जबरदस्ती करके। तो ये सब चीजें उन्होंने देख चुके थे पहले कि भैया इन्होंने ब्रिटिशर्स ने ऐसे करने की कोशिश की थी, और जब अब दोबारा से ये अफवाह फैलने लगी तो लोगों को पूरा यकीन हो गया कि उन्होंने पहले भी इस तरह के काम स्टार्ट किए थे, तो शायद इस बार भी वो लोग इसी तरह की पॉलिसी को अपना रहे हैं, और इस बार हमको चुप नहीं रहना, जो पहले उन्होंने कर लिया था और हम लोग शांत हो गए थे, इसीलिए कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो अब जो है बहुत हुआ, अब हम इनको और इस तरह से अपनी सभ्यता संस्कृति खेलने नहीं देंगे। क्या ऑन द सेम टाइम द एक्टिविटीज ऑफ क्रिश्चियन मिशनरी, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, बेसिकली जो कन्वर्जन का जो चलन चल गया था कि हिंदू कोई मुस्लिम को खाया था कि आप कन्वर्ट हो जाओ, इस्लाम को छोड़ दो या हिंदू को छोड़ के आप क्रिश्चियन से बन जाओ, तो जो लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा था, एक डाउट क्रिएट कर रहा था, ये चाहते हैं कि हमको मिशनरी जो है हमको ईसाई बनाना चाहते हैं, क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं। तो वही है कि कह रहा है सो वंस द र्यूमर स्प्रेड, भैया एक बार अफवाह फैल गई, पीपल स्टार्टेड टू बिलीव बिकॉज दे वर एसोसिएटेड विद देयर फियर, क्योंकि उनके डर के साथ ही जुड़े हुए थे। लोगों के मन में पहले से डर था कि ब्रिटिशर्स ऐसा करेंगे, क्योंकि पहले भी उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की थी। तो जब कोई भी इंसान, एक इंसान ही है जो आपके साथ पहले गलत कर चुका है, अगर वो इस बार सही भी करेगा या नहीं भी सही करेगा, मतलब गलत नहीं भी करेगा, तो भी अगर कोई झूठ भी आगे बोल देगा ना कि भैया उसको तुमको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो आप एकदम से सच मान लोगे। क्यों मान लोगे? क्योंकि आपने उसका प्रीवियस एटीट्यूड देखा हुआ है कि उसने पहले भी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। हो सकता है वो सुधर गया हो, अब आपके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो, बट अगर कोई झूठ भी आकर कहेगा ना तो हम उस पर ट्रस्ट कर लेंगे। कहते हैं ना, हमारा जो पास्ट जो एक्सपीरियंस होता है किसी भी पर्सन के साथ या किसी भी चीजों के साथ, वो हमारे माइंड में ना कहीं वो डर, वो सस्पेक्ट, वो फियर बना के रखता है कि अगर पहले कभी किसी ने गलत किया तो वो अब भी गलत कर सकता है, अगर पहले हमारे से ऐसा हो सका तो वो अब भी ऐसा हो सकता है। तो ये सब चीजें जो है लोगों के मन में पहले से एक डर था, एक उनको लेके सस्पेंशन थे, डाउट थे, तो इसीलिए बहुत इजीली इस रूमर्स को मान लिया गया बहुत जल्दी। और इसमें एक छोटी सी बात मैं और बताती हूँ, आपकी एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, अभी कितना सच है कितना झूठ है किसी को नहीं पता। बताया जाता है कि मिलिट्री जो कैंटोनमेंट था दमदम जो बंगाल में है, वहां पर जो नीची जाति का एक था सिपाही, उसने ऊंचे ब्राह्मण जाति से पानी मांगा था, तो पानी का लोटा जो है ऊंची जाति के जो ब्राह्मण थे उसने देने से मना कर दिया कि भैया तुमको मैं इस लोटे से पानी पिलाऊंगा तो मेरा धर्म जो भ्रष्ट हो जाएगा। तो जो नीची जाति का सिपाही था जिसको पानी देने उसने मना कर दिया था, उसने कहा कोई बात नहीं, तुम मुझे मत दो, तुम्हारा धर्म तो भैया वैसे ही भ्रष्ट होने वाला है, क्योंकि जो नया कार्टेरियज है उसमें जो पिग और जो काऊ है उसके जो है फैट को
मुंह से तुम्हें खोलना पड़ता है, तुम्हारा धर्म तो वैसे ही नष्ट होने वाला है, भ्रष्ट होने वाला है, तुम मुझे पानी दो चाहे ना दो। तो यहां से कहते हैं कि रूमर्स जो है, अफवाह जो है यहां से निकली, बट ऐसा कोई फैक्ट नहीं पता, डॉक्यूमेंटली प्रूफ नहीं है कि ऐसा यहीं से हुआ था या कहां से फैला था। बट जिस तरह से मैंने बताया ना कि जो भी स्टोरीज है वो भी एक स्टोरी आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है। तो अब ये सच कितना है, झूठ कितना है, वो डॉक्यूमेंट कभी भी नहीं है, क्योंकि हमारे इंडियन जो थे उनके ज्यादा डॉक्यूमेंट्स हमको मिल नहीं पाए, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स मिले ब्रिटिशर्स को मिले। तो ब्रिटिश तो अपने आप को हमेशा डिफेंड करने की कोशिश करेंगे ना, अब वो सच या झूठ तो मतलब वो नहीं देखेंगे। तो यही तक हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है पूरा जो एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है वो हमारा कंप्लीट होता है। इसमें टोटल 5 मेन टॉपिक है, जो पूरा वो फर्स्ट है वो हम लोगों ने कंप्लीट किया है। सेकंड थर्ड जो है हम लोग सेकंड वीडियो में करेंगे, एंड फोर्थ और फिफ्थ जो उससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर इस पूरे वीडियो को सुनने के बाद अपनी एनसीईआरटी बुक पढ़ना फिर भी कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।